है एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी बिलियनियर सीक्रेट वाइफ, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 6। युग भी अब तक अपने कमरे में पहुंच चुका था। अंदर बेड पर लेटी हुई औरा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी लेकिन पुतलियां हल्की हिल रही थीं। साथ ही चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बदलने लगे थे। होंठ हल्के हिलते हुए धीमी आवाज में एक ही शब्द बार बार कह रहे थे, अम्मा, अम्मा। एक धीमी आवाज को सुनते ही युग के कदम औरा की तरफ बढ़ गए। अभी वह औरा के पास पहुंच पाता उससे पहले ही वह एक बार फिर से अपनी अम्मा को पुकारते हुए चीख उठी थी। साथ ही बेड पर बैठते ही उसने अपनी नसों में बह रहे ग्लूकोज के ड्रिप को खींच दिया। जल्दबाजी में पैरों को बेड से नीचे उतारते हुए वह कमरे से बाहर जाने के लिए दौड़ पड़ी थी, लेकिन तभी बीच रास्ते में ही युग ने उसकी कमर से उसे पकड़ लिया। इस वक्त औरा बिल्कुल होश में नहीं थी। बस कमरे से बाहर जाने के लिए वह युग की कैद से आज़ाद होने के लिए चीख रही थी। उसे अपने हाथ पैर मारते हुए बस एक ही बात दोहरा रही थी, छोड़ो मुझे, मुझे अम्मा के पास जाना है। वो मेरा वेट कर रही होंगी, प्लीज़ छोड़ो। अगर मैं लेट हुई तो वो नाराज़ हो जाएंगी। लेकिन युग की पकड़ अभी भी उस पर कसी हुई थी, जिस वजह से अब तक औरा की आंखों में गुस्सा उतर आया था। वह पूरी ताकत के साथ युग की पकड़ से आज़ाद होने के लिए हाथ पैर चलाने लगी थी। उसकी चीख सुनकर सोमित और उसकी माँ सीमा भी अब तक युग के कमरे तक पहुंच चुके थे। साथ ही अंदर का नज़ारा देखते हुए वह दोनों हैरान थे। औरा का इस तरह खुद को आज़ाद कराने के लिए युग से संघर्ष करना, तो वही युग भी उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी औरा ने उसके बाजुओं में अपनी दांत गड़ा दिए थे, जिसकी वजह से युग के मुंह से हल्की आह निकल गई थी। लेकिन तभी उसने औरा को बेड पर पटकते हुए उसे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। यह थप्पड़ और इसकी गूंज इतनी तेज थी कि औरा के साथ साथ कमरे के बाहर खड़े सोमित और उसकी माँ भी अवाक रह गए थे। उनके मुंह खुले, आंखें चौड़ी हो गई थी। तो वही युग इस पर गुस्से में चीखते हुए कहा, अब अगर मुंह से एक शब्द भी बाहर निकाला तो फिर से एक थप्पड़ दूंगा, नहीं तो चुपचाप बिना किसी आवाज के अपनी जगह पर बैठी रहो। युग को इस तरह गुस्से में देख औरा का गला तो ब्लॉक हो चुका था, लेकिन आंखें छलक पड़ी थी। गालों पर युग की उंगलियों के निशान उभरने लगे थे। तभी युग, जिसकी नज़रें अभी भी औरा पर जमी हुई थी, पीछे मुड़े बिना ही बोला, सीमा मौसी, इसके लिए दूध लेकर आइए। जिसे सुनते ही पीछे खड़े सोमित और उसकी माँ दोनों वहाँ से चले गए। तभी युग अपने कमरे के ही एक ड्रॉवर की तरफ बढ़ गया। उसमें से वाटर बैग निकालते हुए उसे इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया था। जहाँ अभी वह उसे गर्म होने का वेट कर रहा था, तो वही उसके पीछे बेड पर बैठी औरा, जो इस वक्त एक हाथ अपने गाल पर रखे जिस पर युग के उंगलियों के निशान थे, उन्हें अपने हाथों से दबाते हुए अभी भी बस हल्की सिसकियाँ ले रही थी, लेकिन गले ने आवाज़ निकालने से हड़ताल कर दिया था। तब तक युग भी उस वाटर बैग को चार्ज करते हुए औरा के पास ही बैठ गया और उसके गालों पर उभर आए चोट पर उस वाटर बैग से सेकते हुए बोला, दर्द हो रहा? जिसे सुनकर औरा बस अपने मुंह को बिचकाते हुए गर्दन हाँ में हिला दिया था, लेकिन आंखों से आंसू अब दोगुनी तेजी से बहने लगे थे। सॉरी, युग ने कहा। युग का सॉरी कहना था कि औरा अपनी जगह से उठते हुए युग के गले से लग गई। आंसुओं ने अभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। मेरी अम्मा मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या अब वो कभी वापस नहीं आएंगी? औरा के मुंह से यह सुनकर युग चुप था। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उससे क्या कहे। उसकी जगह कोई दूसरा होता तो शायद अब तक उसे चुप कराने के लिए, उसे सांत्वना देने के लिए काफ़ी कुछ कह चुका होता, जिससे औरा के दिल को भी थोड़ी राहत मिल गई होती और शायद अब तक उसकी बातों से अपनी माँ को खोने के गम से बाहर आने की कोशिश कर रही होती। लेकिन इस वक्त युग को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वह औरा से क्या कहे, सिवाय खुद के गले लगी सिसकती औरा के बालों को सहलाने के अलावा। रंधावा मेंशन।
इस वक्त रंधावा फैमिली भी डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना सुबह का नाश्ता खत्म कर रहे थे। तभी नाश्ता कर रहा देव अपने सामने बैठे अबीर की तरफ देखते हुए बोला, कल तुमने एग्ज़ाम क्यों छोड़ा? भाई वो एक्चुअली, तुम्हें पता है ना, जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स सपने देखा करते हैं, कल तुमने उसका एग्ज़ाम छोड़ दिया बस एक लड़की की वजह से। अब तुम कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, वहाँ ऐसी बातें अक्सर होती रहेंगी, तो क्या तुम ऐसे ही अपना फ्यूचर बर्बाद कर दोगे? एनीवेज, मैंने वहाँ के डायरेक्टर से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। आज ही कॉलेज जाकर एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज़। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैंने किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है। आज मुझे वहाँ जाना है। एक्सक्यूज़ मी। हल्के गुस्से में अबीर प्लेट पर अपने स्पून को पटकते हुए बोला और अपनी जगह से खड़ा होते हुए वहाँ से चला गया। तो वही अबीर को इस वक्त ऐसे जाते हुए देख देव उसे रोकते हुए कुछ कहना चाहा था, लेकिन उसके पास ही बैठी सुमित्रा रंधावा ने उसे इशारों में ही रोक दिया था, जिसे देख देव की बातें उसके तक ही सीमित होकर रह गई थी। इस वक्त उनके सामने बैठे ही जेपी रंधावा थोड़े चिंतित, कहीं खोए हुए नजर आ रहे थे। बीच बीच में अपने फ़ोन को भी चेक कर लेते, शायद उन्हें किसी के कॉल का इंतज़ार था। तभी उनका फ़ोन बज उठा। इस वक्त फ़ोन की स्क्रीन पर उनके असिस्टेंट सुभाष का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखते ही जेपी रंधावा ने काफ़ी हड़बड़ी में अपना फ़ोन आंसर किया था, जहाँ कुछ देर तक अपने असिस्टेंट के बातों को सुनते हुए वह हल्का मुस्कुरा उठे थे। वेल डन सुभाष, ऐसे ही अपना काम करते रहो। बहुत जल्दी ही मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दूँ, क्योंकि आजकल मैं तुम्हारे काम करने के तरीके से काफ़ी खुश हूँ। कुछ देर पहले तक जेपी रंधावा के चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें अब छट गई थी। डार्लिंग, व्हाट हैपेंड? इतनी सुबह सुभाष ने क्यों कॉल किया था? आज दूसरा दिन है और युग को अभी तक शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिली है। सुभाष का कहना था कि कल की तरह ही आज भी उसका दिन बर्बाद ही जाने वाला है। फिर कल से वो हमारी ज़िंदगी, हमारी प्रॉपर्टी से हमेशा के लिए बेदखल हो जाएगा। चेहरे पर एक विजय मुस्कान लिए हुए जेपी रंधावा ने कहा। कुछ वैसे ही भाव सुमित्रा रंधावा के भी चेहरे पर आ गए थे, लेकिन उन दोनों के बीच में बैठा देव खामोश था, जैसे उसे यह सब पसंद न आ रहा हो, लेकिन किसी मजबूरी में शांत बैठा, बस जेपी रंधावा और सुमित्रा की बातों को सुन रहा था। आज का दिन भी ढल चुका था, रात होने वाला था। धीरे धीरे मुंबई की सड़कें रंग बिरंगी लाइट्स की रोशनी में जगमगाना शुरू कर दी थी। अब तक काम कर रहे एम्प्लॉय भी अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन युग अभी भी अपने ऑफिस में बैठा फाइल्स के ढेर में उलझा हुआ था। आंखें थकान से भारी हो चुकी थी, शरीर एक ही जगह पर बैठकर काम करने से अकड़ चुका था। इन सब के बावजूद भी युग अपने काम में लगा हुआ था। तभी किसी ने उसके केबिन के डोर को नॉक करते हुए कहा, जो एक लड़की की आवाज़ थी। एक्सक्यूज़ मी सर, मे आई कम इन? चेहरे पर एक ज़बरदस्ती की मुस्कान लिए, लेकिन आंखों में अपनी माँ को खो देने का सूनापन। इस वक्त औरा एक फैंसी घुटने तक के ड्रेस को पहने युग के सामने खड़ी थी, तो वही युग अभी भी उसे बस एक सवालिया नज़रों से देख रहा था। उसे न जाने क्यों चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वो औरा को ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। 3 से 4 बार वह औरा को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बस उसे ही एकटक देखे जा रहा था। तभी औरा एक बार फिर से हल्का मुस्कुराते हुए बोली, युग, और अपने कदमों को युग की तरफ बढ़ा दिया। तभी अचानक से युग की भौहें ऊपर तन गई। साथ ही अब वो औरा को काफ़ी हैरानी में देख रहा था, जैसे उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा हो कि इस वक्त उसके सामने वही लड़की खड़ी है जिसके साथ वो पिछली रात से था। जैसे उसने अभी तक औरा को ठीक से देखा ही नहीं था। घुटने तक एक पीच कलर की 1 पीस ड्रेस जो उसके ऊपर काफ़ी फब रही थी। कमर तक आते उसके लंबे बाल, 5 फीट 5 इंच हाइट, गोरा रंग, पतले होंठ, लंबी व पतले नाक, काजल से सनी बड़ी आंखें। अगर युग को औरा के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता ना होता
तो शायद इस वक्त औरा उसे किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती, जिसे देखकर इस वक्त युग खुद को भी ठगा हुआ महसूस कर रहा था। नजरें औरा के ऊपर ही जम चुकी थी, होश खो चुके थे। तभी उसके कानों में एक बार फिर से औरा की आवाज़ गूंजी, युग, तुम ठीक हो? जिसे सुनकर युग अपने होश में तो वापस आ चुका था, लेकिन औरा के मुंह से उसके लिए तुम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए देख उसकी भौहें आपस में सिकुड़ चुकी थी, क्योंकि जहाँ तक वह अंदाज़ा लगा पा रहा था वह औरा से तकरीबन 6 वर्ष बड़ा था। ऐसे में क्या औरा को उसे रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए? युग, तुम ठीक हो? इस बार औरा उसके सामने खड़े होते हुए उसके कंधे को हल्का झकझोर भी दिया था। हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, इस वक्त तुम्हें यहाँ लेकर कौन आया है? वो सुमित भाई लेकर आए हैं। वो ऑफिस आ रहे थे तो सीमा मौसी ने उनके साथ मुझे भी भेज दिया। व्हाट? सुमित भाई, सीमा मौसी और मैं, युग और तुम? हाँ, अजीब लड़की है। औरा की बातों को सुनकर युग मन ही मन में कहते हुए कूद चुका था। युग, फिर से कहाँ खो गए? तुम कितना सोचते हो? अम्मा कहती हैं कि जो ज़्यादा सोचता है। इसके आगे औरा नहीं बोल पाई थी, क्योंकि उसकी बातों ने एक बार फिर से उसे उसकी माँ की याद दिला दिया था। आज सुबह युग से थप्पड़ और बाद में सुमित और सीमा जी से प्यार और उनका साथ मिलने की वजह से औरा ने खुद को संभाल लिया था। युग के ऑफिस जाने के बाद सुमित, जो आज घर पर ही रुका हुआ था, सीमा जी के साथ मिलकर औरा को बस नॉर्मल करने की कोशिश में लगा हुआ था। साथ ही बातों बातों में एक रिश्ता भी जोड़ लिया था। तो वही औरा जो मात्र 19 साल की होने के बाद भी चीज़ों को समझ रही थी, अपनी माँ को खोने का गम था। शायद इस गम को मिटाने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उस गम पर मरहम लगाने के लिए उसके पास काफ़ी लोग थे, जो अनजान होकर भी एक रात में ही औरा को अपने ही फैमिली का हिस्सा मान लिए थे। जिसे समझते हुए औरा भी खुद को संभालने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन इस वक्त युग के सामने अपनी माँ का जिक्र करते वक्त उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो चुकी थी, जिसे देख युग कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उससे पहले ही औरा ने खुद को संभाल लिया था। एक बार फिर से वो मुस्कुरा दी थी। भले ही उसके चेहरे की ये मुस्कान जबरदस्ती खींच कर लाई गई थी, लेकिन उसने कोशिश पूरी की थी, जिसे युग भी अच्छे से समझ रहा था। तुम ठीक हो? युग ने कहा। ओफो युग, तुम भी ना, कैसी बातें करते हो? वैसे तुम्हारा ऑफिस काफ़ी बड़ा है और उतना ही खूबसूरत भी। अच्छा, तुम्हें पता, ऐसा मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, जब हीरो एक बड़ी सी कार से बाहर निकलता है, गुंडों से फाइट करता है, उसके पास बड़ा सा घर होता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अगर देखा जाए तो तुम भी किसी हीरो से कम नहीं हो, लेकिन सेकंड नंबर वाले, क्योंकि फर्स्ट नंबर वाले जो हीरो होते हैं वो बिल्कुल सुमित भाई की तरह होते हैं। इतना कहते हुए औरा हंसने लगी थी, लेकिन युग खुद को सेकंड पोजीशन पर देख एक बार फिर से कुट चुका था। हाँ, वो सुमित हीरो। अभी पिछली रात ही इस पागल लड़के ने ये नहीं देखा कि उन गुंडों की अकेले किसने धुलाई की थी, जबकि वो सुमित खुद एक कॉर्नर में दुबक कर बैठा हुआ था। मन ही मन में कुटते हुए युग ने कहा। तभी एक बार उसे फिर से होश में लाते हुए औरा बोली, ओके युग, तुम अपना काम करो, मैं सुमित भाई के पास जा रही हूँ, मैं बस तुम्हें हेलो कहने आई थी। युग ने जवाब में बस अपनी पलकें झपका दी थी, जिसे देख औरा मुस्कुराते हुए केबिन से बाहर जाने लगी थी, लेकिन कुछ सोचते हुए वो वापस से युग की तरफ मुड़ गई थी। युग ने बस अपनी नज़रें औरा के ऊपर टिका दी। तभी औरा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। कल से जो तुम मेरे लिए कर रहे हो, इतना मेरे लिए किसी अपने ने भी नहीं किया था। जवाब में एक बार फिर से युग ने बस अपनी पलकें झपकाई और होठों को हल्का फैला दिया। कुछ मिनट्स बाद युग अभी भी अपने काम को ख़त्म करने में लगा हुआ था। ऑफिस में मौजूद सभी एम्प्लॉय अब तक अपने घर जा चुके थे। तभी उसके केबिन के गेट को खोलते हुए सुमित अंदर आया। जहाँ वह कुछ कहता, उससे पहले ही युग के कानों में किसी दूसरे शख्स की आवाज़ गूंजी। हेलो मिस्टर युग रंधावा।
युग की नज़रें अभी भी सामने खुले फाइल पर थी, लेकिन इस आवाज़ को सुनते ही उसके हाथ फाइल के पलटते पन्नों पर रुक गए थे। आंखें कस चुकी थीं, जैसे इस आवाज़ को वह काफ़ी अच्छे से पहचानता हो। साथ ही चेहरे के बिगड़ते एक्सप्रेशन से भी यह साफ पता चल रहा था कि उस शख्स की आवाज़ को सुनकर ही युग उसके आने से कुछ खास खुश नहीं था। लेकिन तभी उसके कानों में एक बार फिर से उसी शख्स की आवाज़ गूंजी। लगता है मिस्टर युग रंधावा को मेरे आने से खुशी नहीं हुई, लेकिन मुझे आज न जाने क्यों युग रंधावा को देखकर काफ़ी खुशी हो रही है। अब तक युग ने भी अपनी आंखें खोल दी थी और नज़रें सामने खड़े जेपी रंधावा पर गड़ा दी, जिसके चेहरे पर इस वक्त युग के लिए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। साथ ही युग के बिना कुछ बोले ही जेपी रंधावा उसके सामने रखी चेयर पर जाकर बैठ गए। कोट के बटन को खोलते हुए एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर चढ़ाते हुए वह बस युग को देखकर मुस्कुराए ही जा रहे थे। क्या मैं इस वक्त यहाँ आने का कारण पूछ सकता हूँ? युग ने कहा। जरूर, क्यों नहीं, बल्कि तुम्हें तो जानने का ये पूरा हक है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। दरअसल तुम्हें कुछ याद दिलाने आया हूँ। जेपी रंधावा का इतना कहना था कि युग ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली थी, जैसे उसे अब तक समझ आ चुका था कि इस वक्त उसके सामने जेपी रंधावा क्या कर रहे हैं। मुझे ये लाग लपेट वाली बातें बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। आज मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि कल दोपहर 12 बजे तक तुम्हारे चैलेंज के 2 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक तुमने न शादी की और शायद अब तक शादी के लिए कोई लड़की भी नहीं मिली। गर्लफ्रेंड तो पहले ही धोखा देकर भाग गई और दूसरी कोई लड़की पता नहीं क्यों तुमसे शादी करने के लिए रेडी नहीं हो रही। कहीं तुम में ही कोई ऐप तो नहीं? मेरा मतलब कि तुम मर्द तो हो ना? जेपी रंधावा, अपनी हद मत भूलो। इस बार युग गुस्से से चीखते हुए अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। साथ ही टेबल पर अपनी बंद मुट्ठियों को पटकते हुए बोला, जिसे देख जेपी रंधावा भी अब तक अपनी जगह पर खड़े हो चुके थे। साथ ही वह अपने दोनों हथेलियों को टेबल पर दबाते हुए बोले, हद तो तुम भूल रहे हो, लेकिन फिर भी मेरी ये दरिया दिली देखो कि मैंने तुम्हें 2 दिन का वक्त दिया। एक अनाथ लड़के पर तरस खाकर अपनी जायदाद से 33% हिस्सा देने का वादा किया। अब तुम्हारी किस्मत खराब निकली तो इसमें मेरी क्या गलती? वैसे ये भी काफ़ी सोचने वाली बात है ना। एशिया के टॉप बिजनेसमैन युग रंधावा को 2 दिन में कोई लड़की नहीं मिली जो उससे शादी करने के लिए तैयार हो। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? इतना कहते हुए इस बार जेपी रंधावा के चेहरे की मुस्कान ठहाकों में बदल चुकी थी और वह केबिन से बाहर निकल गए। जिनके जाते ही युग ने एक बार फिर से टेबल पर एक जोरदार मुक्का मार दिया था, जिसके ऊपर रखे सामान में एक कंपन पैदा हो चुका था। सामने खड़ा सोमित, जो अभी भी बस शांत था, शायद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वह क्या कहे। वह युग का चेहरा गुस्से में काला पड़ चुका था। तभी उनके कानों में एक आवाज़ गूंजी, युग, विल यू मैरी मी? केबिन के गेट पर खड़ी औरा ने कहा था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।